हेलो स्टूडेंट्स, विनायक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके लिए राजनीति विज्ञान के पाठ 1 संविधान की बात करूंगा। देखिए, संविधान क्या होता है। चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, जहां भी जनता निवास करती है, दुनिया का कोई सा भी कोना बिना किसी नियम, बिना किसी कानून के संचालित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही भारत ने भी अपने देश का संविधान का निर्माण किया। बहुत सालों की गुलामी के बाद हमें ऐसा अवसर आया कि हमने अपने देश का संविधान स्वयं लिखा। अब ये संविधान है क्या? तो संविधान अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से कहें तो भाई, जिससे देश का शासन का संचालन करना है, तो देश के शासन का संचालन करना है तो उसके लिए कुछ कानून नियम होने चाहिए। बिना कानून नियम के तो जब परिवार भी नहीं चल सकता तो देश कैसे चल सकता है। अब वो कानून नियम क्या होने चाहिए? ऐसे कानून नियम हम कौन से बनाए हमारे संविधान में? हमारे जितने भी संविधान निर्माता थे, उन्होंने देशवासियों की आस्था, देशवासियों का विश्वास, उनके मूल्य, उन सब को मानक माना। और हमारे देश के संविधान में सभी देशवासियों की आस्था, विश्वास, मूल्य और सिद्धांतों की झलक आपको देखने को मिलती है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने उन सब बातों को हमारे देश के संविधान में समाहित करना चाहा, जिससे प्रत्येक देशवासी की इच्छा का आदर होना चाहिए, सभी लोगों को अपने कल्याण का अवसर मिलना चाहिए। इन सब बातों का हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ध्यान रखा। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि देश के संविधान में किन बातों को हमने समाहित किया। अब देखिए, अगर हम बात करें मूल्यों की, कि जैसे अभी मैंने कहा आपको कि वे हमारे संविधान के अंतर्गत हमने अपने देशवासियों के मूल्यों को समाहित किया। तो मूल्य क्या चीज़ है? ये हर देश का मूल्य अलग अलग हो सकता है। मूल्य यहाँ बात वैल्यू की नहीं हो रही, या मूल्य बात है जीवन के आदर्शों की, देश के आदर्शों की, कि लोग क्या चाहते हैं, किस चीज़ को अच्छा समझते हैं। हो सकता है कि अमेरिका का कोई मूल्य हमारे देश में मूल्य नहीं कहलाए, क्योंकि अमेरिका की संस्कृति अलग है और भारत की संस्कृति अलग है। अब देखिए, जब देश का संविधान बना था तब हमने सभी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सभी दशाओं का ध्यान रखा कि आज़ादी से पहले देश की राजनीतिक स्थितियां किस प्रकार की थी, हमारे देशवासी किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को चाहते थे। जैसे हमारे देश में उस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी और अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश का शासन संचालित होता था। अंग्रेजों की शोषणकारी, दमनकारी नीति भारत पर लागू थी। अब बताइए कि जब किसी देश के नागरिकों के ऊपर अत्याचार होगा, शोषण होगा, और उस देश के नागरिक को भविष्य में संविधान यानी नियम बनाने का अवसर दिया जाएगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो शोषण मुक्त, वो दमनकारी मुक्त संविधान की बात करेगा। तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया को अपनाया। देश का समाज उस समय किस प्रकार का था? जब हमारा संविधान लिखा नहीं गया उससे पहले सामाजिक स्थितियां किस प्रकार की थी? देखिए,
हमारे देश में भेदभाव की प्रक्रिया आती है, जातिवाद, धार्मिक विभेद, इस प्रकार की समस्याओं से उस समय भी देश जूझ रहा था। ऐसी समस्याएं भविष्य में हमारे लोगों को नहीं रहे, और इन समस्याओं का निराकरण हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने किया। हमको धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, वर्ण के आधार पर, भाषा के आधार पर सभी को क्या बनाया? समान बनाया। किसी भी प्रकार के भेदभाव का क्या किया? निषेध किया। अगर आर्थिक आधार की बात करें तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो लोक कल्याणकारी है। देश के हर वर्ग का हमारे संविधान में प्रतिनिधित्व है। ऐसा कोई वर्ग नहीं, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों। अगड़े पिछड़े की अगर बात करें, अगड़े का मतलब जो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से संपन्न है, ऐसे व्यक्ति अगड़े कहे जाते हैं। और पिछड़े जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से क्या हैं? पीछे हैं, ऐसे लोगों को हम पिछड़ा कहेंगे। तो देखिए, आरक्षण की व्यवस्था को हमारे संविधान में इंगित किया। क्यों? क्योंकि गरीब वर्ग पीछे ना रह जाए। इसी प्रकार महिलाओं को भी आरक्षण की बात की। तो हमारे संविधान में सभी प्रकार की सामाजिक जो समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, उनका निराकरण किया। और सभी धर्मों को, देखिए, भारत ऐसा देश है जहां धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। दुनिया के बहुत सारे संविधान हैं जहां भी धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, पर जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है वो सारी दुनिया में सबसे स्पेशल है। कि देखिए, हिंदूवादी देश होते हुए भी, हिंदू बहुसंख्यक देश होते हुए भी हमने धर्मनिरपेक्षता को क्या किया? प्रोत्साहन दिया। आज सभी देश धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, पर सही मायने में धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत हिंदू बहुल देश होने के बावजूद भी यहाँ पर सभी धर्मों को क्या है? अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बढ़ावा देने का अवसर दिया गया है। आज आप देखिए, हमारे देश में हर धर्म का व्यक्ति स्वतंत्र है। अपने धर्म की उत्थान के लिए वह कुछ भी कर सकता है। ये सुविधा हमारे संविधान के अंतर्गत दी गई। पहले ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के ज़माने में इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं थी नहीं। तो इन समस्याओं को जब हमने देखा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, उस समय की जो दशाएं थी, उन सभी का निराकरण हमारे संविधान के अंतर्गत किया गया। अब देखिए, बहुत से लोग इस तरीके की अनर्गल बात करते हैं कि हमने विभिन्न देशों के संविधानों की क्या की है? कॉपी की है। देखिए, दुनिया के जो देश जो पहले आज़ाद हो गए, हम आज़ादी के तीसरे दौर में, दुनिया में जब तीसरा दौर चला, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, भारत का संविधान का निर्माण की प्रक्रिया जब चालू हुई, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी चीज़ को अगर अच्छाई को अगर ग्रहण करते हैं तो उनमें से कॉपी करना नहीं कहते, क्योंकि हमने उसमें से केवल अच्छाइयों को लिया है। हमारा देश के ऊपर जो अनुकूल बैठती है, ऐसी ही विशेषताओं को हमने ग्रहण किया है। दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों से हमने बहुत सारी बातें ग्रहण की है। यानी कि हम कह सकते हैं एक दूसरे अर्थ में कि विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव हमारे देश में देखने को मिलता है। पर अगर हम बात करें कि हमने किसी देश के संविधान की कॉपी की, तो आप बताइए, हमें ज़रूरत ही कहाँ थी इतने समय, इतने आयोजन करने की, संविधान सभा का गठन करने की? हम किसी अच्छे देश के संविधान को लेते और उसको हमारे देश में लागू कर देते। इतना क्यों पैसा खर्च करते और इतनी क्यों आज़ादी की लड़ाई लड़ते? पर ऐसा नहीं है। हमने दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक एक देश के संविधानों का बारीकी से अध्ययन किया, और जो भी चीज़ें हमारे देश के अनुकूल थी, उनको फिर हमने अपने देश के संविधान में क्या किया? समाहित किया। इस कारण हम कह सकते हैं कि हमने विभिन्न देशों के संविधानों से बहुत सारी बातों को ग्रहण किया है, पर आप इसे कॉपी करना नहीं कहें, क्योंकि ये तो हमारे लिए क्या है? एक इज्जत का विषय है। हम किसी दूसरे देश की कॉपी नहीं कर सकते, हम केवल उसके आदर्शों को ग्रहण कर सकते हैं। अब अगर बात करें, देखिए, हमारे संविधान में हमने स्वतंत्रता, समानता,
न्याय, बंधुत्व, इन सब बातों को जगह दी है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये सारे गुण हमारे देश के संविधान में देखने को मिलते हैं। और इसी के ऊपर हमने देखिए, अगर हम इन चार बातों की भी अगर यहाँ बात करें तो इन बातों को आप देखिए कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हमारे संविधान के नीति के निर्देशक तत्व जो कि लोक कल्याणकारी है, जो कि हमने अपने देश के संविधान में समाहित किए हैं, उसके पीछे कारण न्याय और बंधुत्व की भावना है। और उसमें भी आपको स्वतंत्रता और समानता नागरिकों की दिखाई देगी। तो इन सब बातों को भी हमने अपने संविधान में समाहित किया है। इतनी सब बात हमने की कि संविधान क्यों हमने निर्माण किया या संविधान है क्या। एक बार वापस से हम थोड़ा सा नोट करें तो देखिए, संविधान में उन सब देशवासियों के आदर्शों, सिद्धांतों, आस्थाओं को समाहित किया गया है जो आज़ादी से पहले लोगों के मन में घर किया करती थी। उन सब बातों को हमने अपने संविधान में इंगित किया। संविधान भी वही चीज़ है जैसे आज हमारे गांव का, घर का, देश का, ऐसे ही एक देश का भी संविधान है। जैसे हम गांव का, अपने घर का संविधान, यानी हमारे कुछ नियम कानून होते हैं कि हम इस प्रकार से हमारे घर को, हमारे गांव को, हमारे ज़िले को चलाएंगे। उसी प्रकार से देश को संचालित करने के लिए भी कुछ कानून नियम होने चाहिए। वो सब कानून नियम हमारे क्या कहलाते हैं? संविधान कहलाते हैं। अब हम संविधान देखिए, संविधान हमारा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और इसमें बहुत विशेषताएं हैं। उन सब विशेषताओं को बारी बारी से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें विशेषताओं की, संविधान की विशेषता, देखिए संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं का अध्ययन हम आप यहाँ विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर मैं पहला पॉइंट आपको बताऊं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए संपूर्ण, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ गया होगा, संपूर्ण का मतलब परिपूर्ण, पूरा। प्रभुत्व का क्या मतलब होता है? प्रभु देखो, प्रभु से मिलकर बना है प्रभुत्व। प्रभु कौन होता है? मालिक, स्वामी। और संपन्न का मतलब तो आप जानते हो कि जिस चीज से हम मतलब परिपूर्ण हैं, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि हम अगर शाब्दिक अर्थ में बात करें तो देखिए, आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च, और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र। यानी कि हम अपने देश के स्वयं स्वामी हैं। जैसे हमारे देश की प्रस्तावना में लिखा ना, हम सब भारत के लोग, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक या कहीं भारत की सरकार आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च है और बाह्य क्षेत्र में क्या है? स्वतंत्र है। आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च होने का मतलब होता है कि जैसे भारत है, इसमें विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेश है। हम अपने राज्यों के बारे में, हमारे भूभाग के बारे में फैसले लेने में सर्वोच्च है। यानी कि दुनिया का कोई देश हमें ये नहीं कह सकता कि राजस्थान की सीमाओं को यहाँ से कमी करो या बढ़ाओ, या आप आपके देश में इस प्रकार के कानून का निर्माण करो। ये कोई भी देश नहीं कह सकता। हम हमारे भूभाग के मामले में, हमारे देश के मामले में, आंतरिक मामले में क्या हैं? सर्वोच्च हैं। बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र। बाह्य का मतलब भारत से बाहर की बात, यानी कि विभिन्न देशों के साथ हमारे जो संबंध है वो स्वतंत्र रहेंगे। हम बिना किसी बाहरी शक्ति के दबाव के हम अपने फैसले ले सकेंगे। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई देश, कोई बड़ा देश
हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं थोप सकता। हमें दुनिया के देशों के बारे में जो भी फैसला लेना है उस मामले में हम क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। आप बताइए, ये दोनों चीज जब हमारे देश का संविधान नहीं था, जब हम आज़ाद नहीं थे, तो क्या ये दोनों चीज़ थी? नहीं थी। हमारे देश के मामले में फैसला लेने का अधिकार किनको था? अंग्रेजों की सरकार को। बाह्य क्षेत्र के मामले में आप देखिए कि ब्रिटेन को दुनिया के देशों से क्या समझौता करना, क्या संधि करनी है, भारत की तरफ से फैसला कौन कर रहा था? ब्रिटेन। और अब कौन कर रहा है? भारत स्वयं। इससे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अपने आप में एक स्वाभिमान का विषय है कि हम हमारे देश के संविधान के स्वयं क्या हैं? निर्माता हैं। हम सब भारत के लोग आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च हैं और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, यानी कि हम नीति के निर्माण में या फैसले लेने की शक्ति हमारी स्वयं की है। किसी भी प्रकार का कोई दबाव किसी बाहरी शक्ति का हमारे पर नहीं है। ये मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। एक हमने अपने संविधान को क्या किया है? देखिए, संविधान को हमने अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया। देखिए, इन तीनों शब्दों का मतलब समझाता हूं आपको। हम सब भारत के लोग, देश की प्रस्तावना में लिखा ना कि हमने ही स्वयं ने, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर संविधान को थोपा गया है या जबरदस्ती, नहीं, हमने हमारे मन से, हमारे पूरे विवेक से हमारे संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार किया है, आत्मार्पित किया यानी हमने अपनी आत्मा में उसको संजोए रखा है, हमने अपनी आत्मा से उसे स्वीकार किया है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई दबाव इस संविधान को लेकर किसी नागरिक पे नहीं है। और अधिनियमित किया है यानी कि हमने उस संविधान को कानूनी रूप दिया है, क्योंकि बिना कानूनी रूप दिए हम किसी बात को क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना, मौखिक या रिटर्न में कोई भी बात हो तो कोई साहब ये सब चीज़ें कानून के आधार पर होनी चाहिए। वो कानून क्या है? वो अधिनियमित, यानी कोई बात अगर कानूनी है, हमारे संविधान में लिखी है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हमारे देश के संविधान को हमने अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपका क्लियर इस चीज़ से हो जाना चाहिए। बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र, आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च। उसके अलावा हम सब भारत के लोगों ने हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से हमारे संविधान को हमने अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया और अधिनियमित किया। ये हमारी पहली विशेषता। अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। संविधान की कुंडली, के एम मुंशी ने कहा कि ये संविधान की कुंडली है। जैसे होती है ना कुंडली, के कुंडली में एक पर्चे में देख के मनुष्य के जीवन का निर्धारण कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति का जीवन चरित्र कैसा होगा। ठीक उसी प्रकार हमारी जो प्रस्तावना है ये बताती है कि हमारा संविधान का दर्शन कैसा है, यानी कि संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है ये कौन बताएगा? प्रस्तावना। जैसे एक फिल्म का टाइटल नहीं होता, जैसे आजकल तो टाइटल में ये समझ में नहीं आता कि मूवी की स्टोरी क्या होगी और टाइटल क्या होगा, पर ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने की फिल्मों में ऐसा होता था कि टाइटल से फिल्म का पता लग जाता था कि स्टोरी क्या होगी। ठीक इसी प्रकार देश की प्रस्तावना, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, वो ये बताती है कि संविधान के अंदर क्या है, संविधान के अंदर किन बातों को समाहित किया गया है। इसलिए हमने इसको संविधान की आत्मा कहा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर निराधार है, वैसे ही प्रस्तावना को आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना भी मूल सार है किसका? हमारे संविधान का। ऐसे कुंडली, प्रस्तावना को हमने क्या कहा? कुंडली कहा।
और हमारे देश की प्रस्तावना ये बताती है कि हमने अपने देश का संविधान का निर्माण स्वयं किया है और हमने सारी हमारी राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं को ध्यान रखा है। उसके अलावा सभी गरीब, पिछड़े, इन सभी वर्गों को इसमें जगह दी है। उसके अलावा हमने लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया को अपनाया है। इस सारी बातों को, हमारे संविधान के सारे गुणों को हम प्रस्तावना के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये हुई हमारे संविधान की दूसरी विशेषता।